सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं उपसह संयोजन यौगिकों में के नामकरण। इसके अंतर्गत धनानिक संकरों का नामकरण, ऋणायनिक संकरों का नामकरण, संकर धनानिक और ऋणायनिक स्पीशीज युक्त संकरों के नाम और बहुनाभिकीय सेतु संकरों के नाम हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं सरल एक नाभिकीय संकर का उसके IUPAC नाम से सूत्र को लिखना। इसमें लिखने के लिए केंद्रीय धातु तथा उससे जुड़े लिगेंड की पहचान करना है और उसको सूत्र को लिखना है। क्रम होगा धातु परमाणु वर्णमाला क्रम में लिगेंडों के सूत्र। इस प्रकार दिए गए संकर का उपसह संयोजक मंडल संकर स्पीशीज प्राप्त हो जाती है। और दूसरा, संकर स्पीशीज पर उपस्थित आवेश की गणना जो है वो करने के लिए संकर स्पीशीज पर उपस्थित आवेश बराबर केंद्रीय धातु परमाणु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस जुड़े हुए लिगेंड पर उपस्थित कुल आवेश के आधार पर करते हैं। अब किसी संकर परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था सदैव धनात्मक होती है। आवेश की गणना करते हुए यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि दिए गए संकर स्पीशीज का उपरोक्त विधि से गणित आवेश धनात्मक है तो दिया गया संकर धनायनिक संकर है तथा आयनिक मंडल में ऋणायन उपस्थित है। इसके विपरीत यदि आवेश ऋणात्मक है तो यह ऋणायनिक संकर है तथा आयनिक मंडल में धनायन विद्यमान है। दिए गए संकर के आयनिक मंडल में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या की गणना करने के लिए धनायन या ऋणायन के सूत्र को किसी उचित कारक से इस प्रकार गुणा करते हैं ताकि आयनिक मंडल पर उपस्थित आवेश उपसह संयोजक मंडल के आवेश के बराबर हो जाए। और तीसरा है, यदि दिया गया संकर धनानिक संकर है तो उपसह संयोजन मंडल के तुरंत बाद आयनिक मंडल लिखा जाता है। यदि दिया गया संकर ऋणायनिक है तो आयनिक मंडल उपसह संयोजक मंडल से पहले लिखा जाता है। इस प्रकार दिए गए सरल एक नाभिकीय संकर की संरचना प्राप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण देखें, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड नाम से यह स्पष्ट है कि आयरन केंद्रीय धातु है और 6 साइनाइड लिगेंड इससे जुड़ा हुआ है तथा आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। तो संकर स्पीशीज पर जो कुल आवेश होगा वो आयरन का आवेश +2 और इसमें साइनाइड आयन 6 है तो +6 होगा और साइनाइड पर आवेश -1 है तो 6 × -1 यानी इसको जोड़ेंगे तो -4 होगा। तो इस संकर स्पीशीज को Fe6 4- के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। आयनिक मंडल में पोटेशियम विद्यमान है
तो आवेश को संतुलित करने के लिए आणिक मंडल में 4 पोटेशियम पॉजिटिव आयन जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार इसका सूत्र बनता है K4FeCN6। तो ये इनके सूत्र लिखने की विधि है। चूँकि उपसह संयोजक यौगिकों में जो समावयवता है वो इस साल आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए इनमें हम उपसह संयोजक यौगिकों में आबंधन के बारे में अब पढ़ेंगे। उपसह संयोजक यौगिकों में जो आबंधन है इसका अध्ययन सर्वप्रथम वर्नर ने 1892 में किया था। संयोजकता के आधुनिक सिद्धांतों के बाद वर्नर का सिद्धांत ज़्यादा समय तक अस्तित्व में नहीं रहा था। उपसह संयोजक यौगिकों में बंध प्रकृति की व्याख्या के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। उसमें संयोजकता का आबंध सिद्धांत, लिगेंड फील्ड सिद्धांत और आणविक सिद्धांत प्रमुख है। अब हम पहले देखते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता का आबंध सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन में कई रिक्त ऑर्बिटल या कक्षक उपस्थित होते हैं जिनमें लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों का समावेश होता है। प्रत्येक मोनोडेंटेट लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म डोनेट करता है या दान करता है। केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन में रिक्त ऑर्बिटल आवश्यकतानुसार संकरण करते हैं। संकरण प्रक्रिया में ऑर्बिटल आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और समान संख्या में समान ऊर्जा वाले संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। तीसरा है कुछ सामान्य प्रकार के संकरण विभिन्न यौगिकों की ज्यामिति तथा संकरों के वो सारणी बनी है उससे मतलब नहीं है। जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन में रिक्त संकरित ऑर्बिटल लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म ऑर्बिटलों के साथ अतिव्यापन करते हैं तथा प्रबल लिगेंड धातु उपसह संयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के अनाबंधी इलेक्ट्रॉन अप्रभावित रहते हैं तथा रासायनिक बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। संकर निर्माण प्रक्रिया में हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम का अनुसरण किया जाता है, परंतु प्रबल लिगेंड के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित हो सकते हैं। यदि किसी संकर में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तो वह संकर अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। यदि संकर में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो संकर की प्रकृति प्रतियुग्मी चुंबकीय हो जाती है। अब इसको इस सारणी के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि हम कई बार संकरण में आपको बता चुके हैं, sp संकरण होगा, रेखीय ज्यामिति होगी, जैसे डायमीन अर्जेंटेट फर्स्ट और डाइसाइनो
डाइमीन सिल्वर फर्स्ट आयन और डाइसाइनो आर्जेंटेट फर्स्ट आयन। त्रिकोणीय समतल sp2 पर होगा HgI3- होगा। sp3 चतुष्फलकीय संरचना होगी, निकिल टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा एमीन निकिल सेकेंड आयन, टेट्राक्लोरो जिंकेट सेकेंड आयन और टेट्रा एमिनो जिंक सेकेंड आयन। DsP2 में वर्ग समतलीय, इसके लिए टेट्रा एमिनो प्लेटिनम सेकेंड, प्लेटिनम फोर्थ सेकेंड, टेट्रासाइनो निकिलेट सेकेंड और टेट्रासाइनो कॉपर सेकेंड। DsP3 पे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगा और इसके लिए पेंटाकार्बोनिल आयरन, पेंटाक्लोरो मैग्नीज, पेंटाक्लोरो क्यूप्रेट सेकेंड और पेंटाफ्लोरो एंटीमनी सेकेंड। DsP3 या sp3d2, इसमें हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट सेकेंड, हेक्साक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड और हेक्सा एमिनो क्रोमियम थर्ड। ये उदाहरण हैं और इनकी संरचनाएं हैं। अब इसके बाद आते हैं अष्टफलकीय संकर पे। अष्टफलकीय संकर का निर्माण sp3d2 या d2sp3 संकरण के द्वारा होता है। अब इसमें अंतः ऑर्बिटल और बाह्य ऑर्बिटल संकर। यदि संकरण में भाग लेने वाला d कक्षक अंतः ऑर्बिटल का है तो उसे अंतः ऑर्बिटल संकर कहते हैं। इसमें क्या होता है, Dn-1 होता है और इनमें निम्न चक्रण यौगिक या चक्रण युग्मित संकर इनको कहा जाता है, जैसे Fe6 4-, CONH3 6 3+, PTNH3 6 4+, COCN6 4- और FeCN6 3-। बाह्य ऑर्बिटल संकर में जो संकरण में भाग लेने वाला डी कक्षक है वो Nd होता है, अर्थात जो बाह्य कक्षक है उसी का d ऑर्बिटल होता है। इसे उच्च चक्रण यौगिक कहते हैं, जैसे FeH2O6 2+, COF6 3-, CrH2O6 2+ और ZnNH3 6 2+ है। अब इनमें कुछ की संरचना देखते हैं। जैसे हेक्सासाइनोफेरेट है, इसमें क्या है, आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 3d6 4s2। Fe+2 आयन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, Fe+2 आयन में ये 4s का इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहाँ पे जब उच्च ये संयोजकता की अवस्था होती है तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं, तब ये रिक्त कक्षक हो गया और ये रिक्त कक्षक हुआ D2sp3 और D2sp3 में क्या हुआ, कुल 6 समान ऊर्जा के ये कक्षक बन गए और इन समान ऊर्जा के कक्षकों में प्रत्येक में साइनाइड आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दे दिया और तब ये पूरी की पूरी अष्टफलकीय संरचना बनती है। ऐसे ही हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन में देख सकते हैं। हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन में क्रोमियम है
क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है 3d5 4s1। इस 3d5 4s1 में क्या होता है, जब ये +3 स्टेट में है तो बाहर के ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए और तीनों इलेक्ट्रॉनों के निकलने के पश्चात ये 6 कक्षक मिल गए। ये 6 कक्षक संकरित होकर 6 समान ऊर्जा के कक्षक बनेंगे और प्रत्येक में अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दे करके एक अष्टफलकीय संरचना बनाती है, D2sp3 संकरण। एक मिनट, ये D2 संकरण होगा और इस D2 संकरण के फलस्वरूप क्या हो गया, एक मिनट देखते हैं। ये संकरण चल रहा है। ये क्रोमियम का हो गया। इसके बाद फिर निकिल कार्बोनिल, निकिल कार्बोनिल पे आते हैं। निकिल कार्बोनिल में क्या है, निकिल की बाहरी जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है वो है D8s2। निकिल जब अपनी संयोजकता की अवस्था में होता है तो इसके 4s के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं D में और ये D में गए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब इसने दे दिया sp3। sp3 ये संकरण हुआ निकिल टेट्राकार्बोनिल, 4 कार्बोनिल इसके साथ जुड़ गए और ये समचतुष्फलकीय संरचना बन गई। तो इस तरीके से ये संयोजकता या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर विभिन्न प्रकार के संकर यौगिकों का हम निर्माण देख सकते हैं। चतुष्फलकीय संकर हो गया निकिल टेट्राकार्बोनिल। अब इनकी चुंबकीय गुणों के बारे में बात करते हैं। चुंबकीय गुण में अगर इनकी संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये प्रतिचुंबकीय, तथा अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो ये अनुचुंबकीय होंगे। धातु आयनों जिनके D कक्षकों में अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये मुक्त आयनों का चुंबकीय व्यवहार उनके द्वारा बने संकर आयनों के या यौगिकों के व्यवहार के समान होगा, तथा जिनमें 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके D ऑर्बिटल का एक रिक्त युग्म केवल उस समय उपलब्ध होता है जब इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत युग्मित होते हैं। D6 स्पीसीज के लिए चुंबकीय आंकड़े अधिकांश चक्रण युग्मन युक्त संकरों के समान चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कुल मिलाके यदि इनकी बाहरी कक्षाओं में संकरण के पश्चात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उस स्थिति में ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि क्रोमियम के यौगिक में हमने देखा। अब सहसंयोजकता आबंध सिद्धांत की क्षमता और इसकी सीमाओं के बारे में देखते हैं।
यह सिद्धांत संकरों के अस्थायित्व की परिमाणात्मक व्याख्या करने में असमर्थ है। यह सिद्धांत प्रबल लिगेंड के प्रभाव के कारण हुड के नियम के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने की व्याख्या नहीं कर पाता। संकरों के अवशोषण स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता। चुंबकीय गुणों की विस्तृत व्याख्या इससे नहीं होती तथा 4 उपसह संयोजक यौगिकों के निर्माण में D8 आयन निकेल डाइपॉजिटिव, लेड डाइपॉजिटिव और गोल्ड ट्राइपॉजिटिव के व्यवहार की व्याख्या भी नहीं कर पाता है। चतुष्फलकी संरचना की तुलना में वर्ग समतलीय संरचना या व्युत्क्रम को क्यों प्राथमिकता देता है, इसका कोई तर्क नहीं है। इस सिद्धांत में इलेक्ट्रॉनों का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण होता है, जो कि ऊर्जा स्रोत की अनुपस्थिति में तर्कसंगत नहीं है। कुछ दूसरे संकरों की तुलना में अधिक या अस्थिर क्यों होते हैं, यह सिद्धांत इस तथ्य का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देता है। लिगेंड के संपर्क में आने पर केंद्रीय धातु परमाणु के डी ऑर्बिटलों के विपाटन की व्याख्या भी ये नहीं करता है। तो यह बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां हैं और इन कमियों के आधार पर फिर आगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दिया गया और वो क्या है उसको आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।